और सर पर्टिकुलर मेरी फैमिली में कभी ऐसा नहीं रहा है और हर तरह से मुझे सपोर्ट मिला है, माताजी का, पिताजी का, मेरे दोनों भाइयों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि लड़की है तो इसको कम पढ़ाना है या कुछ सब्जेक्ट में साइंस नहीं दिलानी है। बाकी चीज़ों में कम ही इन्वॉल्व रहते थे, जैसे दोस्तों के साथ पार्टी करना या फिल्म देखने जाना वगैरह। तैयारी करते तो कई डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते कि परम शॉर्टकट ले लो या फिर कोई बी ऑप्शन भी है, दूसरा ये वाला भी इजी ऑप्शन है। तो आपने अपने आप को कैसे इससे दूर रखा जयपुर में, और या फिर जहाँ पर आप तैयारी कर रहे थे वहाँ पर? आपका बोर्ड जो था इंटरव्यू के दरमियान वो कैसा था? स्ट्रिक्ट था, नॉर्मल था, लीनियंट था, कैसा था? आप एक राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की विचार समाज में रहते हैं कि लड़की को ज्यादा क्यों पढ़ाना चाहिए। आज भी हम गाँव में देखते तो ऐसे, तो उन सब विचारों के तहत आप पहले निकले, परम जी से आप पहले तैयारी के लिए बाहर निकले, तो आपने किस तरीके से अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर किया और कौन आपका वहां सबसे बड़ा सपोर्टर था? नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। कभी कभी जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब एक युवा अपने आप से पूछता है कि मैं अपने लिए जीऊं या फिर अपने समाज के लिए, और यही सवाल उसे उस राह पर ले जाता है जहां पर काम सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सेवा बन जाता है, और वह राह होती है प्रशासनिक सेवा की, प्रशासनिक अधिकारी की। मेरा ये मानना है कि जब एक सामान्य नागरिक अपने अंदर लीडरशिप की, चेंजिंग एबिलिटी एंड साथ में डिसीजन लेने की क्वालिटी पैदा करता है, तब वह सही मायने में एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। मेरे साथ आज मौजूद है दो ऐसे आरएस ऑफिसर्स जिन्होंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2023 में एग्जाम्स क्लियर किए, बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर किए। लेकिन खास बात यहां पर यह है कि यह दोनों भाई बहन भी हैं। आइए जानते हैं इनकी कैसी रही ये राह और इस यात्रा में इन्होंने क्या सीखा और क्या समझा जो आपके और हमारे हिस्से में भी पहुंचेगा। पहले तो स्वागत है परम जी आपका, बहुत बहुत मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परम जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम इस वक्त सिरोही में बैठे हैं, ठीक है, और सिरोही कहीं ना कहीं जयपुर और जोधपुर से क्वालिटीज के मामले में या फिर कहे तैयारी के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे आता है। आपने अपनी स्कूलिंग यहाँ से की, सब कुछ यहाँ से की, तो स्टार्टिंग बेस 10th-12th के बाद किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया इसके लिए, उसके लिए बताइए। सर 12th के बाद में जैसे मेरी कॉलेज वगैरह शुरू से हो रही थी, तो कॉलेज के साथ में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने नोट्स वगैरह मंगवाए थे जयपुर से फ्रेंड्स के थ्रू, और कॉलेज के बाद में फिर मैं ऑनलाइन रूप से भी जयपुर से जुड़ गया था, तो वहां से पूरा कंटेंट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह हमने ली हुई थी, तो उससे सर काफी फायदा हुआ। मैम आप परम जी से बड़े हैं, राइट? जी जी सर। तो मैम आपने शुरुआत पहले किया और मैं जहां तक गलत नहीं हूँ आपका सेकंड ट्राई में क्लियर हुआ है। जी सर। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आपने क्या प्रिपरेशन के प्रोसेस स्टार्टिंग डेज में शुरू की, कॉलेजिंग, क्योंकि आपकी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है, सिरोही से। जी सर, कॉलेज टाइम से ही मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, लगभग एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था। और मेरे जो बड़े भैया है वो भी इसी फील्ड में तैयारी कर रहे थे, तो एक माहौल बना हुआ था और सिलेबस से वगैरह मैं काफ़ी ज़्यादा अवेयर थी। तो सर बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे और सिलेबस देखा तो मुझे वो मेरे अनुकूल लगा, तो सर मैंने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी। मैम आपने जब आप पहले से इसमें तैयारी थे तो परम जी को किसी तरीके का हेल्पिंग गाइडेंस आपने दिया है किसी तरीके का? जी सर, जैसे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती थी, तो इसमें हम तीनों ही काफ़ी ज़्यादा मिलजुल के उसकी प्रैक्टिस करते थे। कुछ कमियां हैं तो उनको अंडरलाइन करना और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, क्या इंक्लूड करना, अप्रोच कैसे डेवलप करनी है, तो वो सब हमने सर जो डिस्कस करके और उसमें और बेहतर करने की कोशिश की। परम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, जब हम तैयारी के लिए बाहर निकलते हैं, गांव छोड़ के शहर की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले आता है डिस्ट्रैक्शन। कई लोग हमें मिलते हैं, तो आपने अपने आप को उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो वो कैसे किया उसके बाद?
सर शुरुआत से जैसे हमारे पारिवारिक माहौल थोड़ा ऐसा था कि हम बाहर की चीज़ों में कम ही इन्वॉल्व रहते थे, जैसे दोस्तों के साथ पार्टी करना या फ़िल्म देखने जाना वगैरह। तो उसका इसमें मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बेवजह इधर-उधर जाने की कोई प्लानिंग नहीं रहती थी, तो ध्यान भी भंग नहीं होता था। और फ्रेंड सर्कल भी सर काफ़ी छोटा था, तो पूरा समय घर पे और पढ़ाई के साथ और किताबों के साथ ही व्यतीत होता था। मैम मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एज बिंग आप एक राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की विचार समाज में रहते हैं कि लड़की को ज्यादा क्यों पढ़ाना चाहिए। आज भी हम गांवों में देखते तो ऐसे, तो उन सब विचारों के तहत आप पहले निकले, परम जी से आप पहले तैयारी के लिए बाहर निकले, तो आपने किस तरीके से अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर किया और कौन आपका वहाँ सबसे बड़ा सपोर्टर था इसमें? जी सर। सर अगर हम स्पेशली कम्युनिटी की बात ना करें और ऑल ओवर बात करें, तो महिलाओं की साक्षरता दर ऑल ओवर देखें तो काफ़ी ज़्यादा कम रही है लास्ट जनगणना के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, ऑनलाइन जो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हो रहे हैं, घर रह के प्रिपरेशन का जो अवसर मिल रहा है, तो सर काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में लड़कियों की है जो भागीदारी बढ़ रही है। और सर पर्टिकुलर मेरी फैमिली में कभी ऐसा नहीं रहा है और हर तरह से मुझे सपोर्ट मिला है, माताजी का, पिताजी का, मेरे दोनों भाइयों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि लड़की है तो इसको कम पढ़ाना है या कुछ सब्जेक्ट में साइंस नहीं दिलानी है। उन्होंने हर तरह से मुझे हेल्प की है और मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है। सर मैं आपसे ये जानना परम जी सबसे पहले कि अक्सर हम न्यूज में देखते हैं कि कई भर्ती घोटाले आते हैं, एग्जाम होता आता है तो आंसर नहीं आता, आता है तो लीक हो जाता है पेपर, बहुत से ऐसे अलग अलग स्टेट्स के, राजस्थान भी उनमें एक में शुमार है। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के, ऑन गोइंग प्रोसेस के पाथ पर थे, तो आपको कभी ऐसा हुआ कि आपका मनोबल गिर रहा है, तो आपने कैसे उस चैलेंज को या उसको आपने कैसे फाइट किया उस चीज? जी सर। सर कुछ विसंगतियां तो हमेशा से रहती है, और चूंकि हम देख रहे हैं कि सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है, नए नए जैसे नवाचार आरपीएससी में अभी वगैरह हो रहा है, ताकि इन चीजों को रोका जा सके। और मनोबल का ऐसा है कि जैसे यदि ऐसे कोई अफवाह या कोई न्यूज देखते तो थोड़ा बहुत लगता मन में कि ये शायद कुछ गड़बड़ हो जाए और हमारा नहीं हो, लेकिन फिर भी सर वापस एक सकारात्मक सोच रखते हुए कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और विसंगतियों को दूर किया जा रहा है, तो वापस एक मनोबल बढ़ता और फिर पुनः तैयारी में लग जाता सर। मैम आपने कैसे किया इसको, चैलेंज को? जी सर। सर प्रिपरेशन के दौरान कई बार रूमर्स भी आती है सोशल मीडिया के थ्रू, तो सर उनको पूरी तरह से अवॉइड किया और एक विश्वास रखा कि अगर मेहनत कर रहे हैं तो भगवान की कृपा रहेगी और हमें ज़रूर मेहनत का फल मिलेगा। और सर जो विसंगतियाँ है तो वो लगातार दूर हो रही है और सर लगातार जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है। परम जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब हम तैयारी करते हैं तो कई डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं कि परम शॉर्टकट ले लो, या फिर कोई बी ऑप्शन बी है, दूसरा ये वाला भी इजी ऑप्शन है, तो आपने अपने आप को कैसे इससे दूर रखा जयपुर में, और या फिर जहां पर आप तैयारी कर रहे थे वहां पर? सर चूंकि तैयारी मैंने घर से की और फ्रेंड सर्कल भी काफी कम था, तो सौभाग्य से ऐसा कोई जो रॉन्ग मेथड या जो शॉर्टकट्स का जो है तरीका, वो हमारे पास नहीं आया था। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई आए तो बिल्कुल उसे सिरे से नकारना चाहिए, क्योंकि अगर भले ही आप एक शॉर्ट टर्म में अपना फायदा सोचे, लेकिन फिर आगे जाके समाज पे भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होती है सर। मैम आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, जी। तो आपने उसके बाद जब सेकंड अटेम्प्ट से पहले एक पूरा तैयारी का साल निकलता है, जी तो सर। आपने अपने आप के मनोबल को कैसे तैयारी किया उन लोगों के लिए मैम जो आपको देख रहे हैं, आज आप उनके लिए एक आइडल है कि एक साल अगर फेल हो जाए, एक अटेम्प्ट आपका नहीं निकले, जी तो सर। आपने अपने आप को कैसे मैम मोटिवेट किया? जी सर। सर जो 2021 वाली वैकेंसी का फाइनल रिज़ल्ट आया था तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मेरी रैंक थोड़ी नीचे आ गई थी। और सर मेंस की डेट भी चूँकि आ चुकी थी, तो मैंने बस 1 दिन का गैप लिया और फिर मैंने फिर से जो है आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। और जो 5-6 टेस्ट जो पेंडिंग रहे थे, वो मैंने 2-2 3-3 दिन में वो कवर किया पूरा सिलेबस। और सर मैंने पूरे मनोबल के साथ और फिर से उसमें लग गई, क्योंकि कुछ कमियाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गई थी, वो सारी नोट कर ली और फिर उनको वापस से सुधार के और सर मैं तैयारी में लग गई। परम जी तैयारी के दरमियान वो कौन सी 3 चीजें या 5 चीजें कुछ आप बताना चाहे जिन्होंने आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प की, जो और भी स्टूडेंट्स आपके जैसे जो तैयारी कर रहे हैं वो देख रहे होंगे उनके लिए सर? सर मुझे सबसे ज्यादा फायदा तो इसका लगा कि बड़े भाई साहब और बड़े सिस्टर जो थे वो इसी फील्ड में तैयारी कर रहे थे, तो इनका पूरा मार्गदर्शन रहा और फैमिली सपोर्ट भी सर पूरा रहा। और व्यक्तिगत रूप से यदि मैं देखूं तो मैंने एक तरीके से शुरुआत से इसे डू और डाई वाला सिस्टम बना दिया था कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है और पूरी एनर्जी के साथ इसमें लग जाए। और सर दूसरा है कि फ्रेंड सर्कल काफी छोटा रखा
और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहा, जिससे समय और ध्यान भंग होता है और एकाग्रता भंग होती है। और सर दूसरा जो नियमित व्यायाम और योगासन वगैरह होते हैं, जिससे मानसिक शांति और प्रॉपर मोटिवेशन बना रहे, जिससे एकाग्रता में भी फायदा होता है। तो सर ये मुझे कुछ बिंदु लगे जो जिनसे काफी फायदा हुआ। तो आप सोचते हैं कि ये और बिंदु और भी अगर छात्र इसको फॉलो करे, छात्र छात्रा, तो उनको हेल्प मिलेगी? जी सर बिल्कुल। मुझे सबसे ज्यादा फायदा लगा जो हमारा स्टडी सर्कल या फ्रेंड सर्कल होता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो हम 3 भाई बहन हम घर से ही पढ़े, तो वो सर्कल बना हुआ था। और बाहर के भी जो मेरा फ्रेंड सर्कल था उसमें सभी लोग किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और पढ़ाई में ही लगे हुए थे। तो कभी भी मिलने का भी होता तो सिर्फ पढ़ाई की बातें होती, तो दूसरी चीजों की यार ध्यान नहीं गया। मैम आपने क्या कौन सी 3 से 4 चीज आप बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स को और हेल्प करे आने वाले में? जी सर सुबह उठते ही जो योग है, योग प्राणायाम है, तो उससे एक मानसिक शांति, स्ट्रेस मैनेजमेंट वो सब हेल्प मिलती है। और सर दूसरा सोशल मीडिया से जो है अनावश्यक उससे ज़्यादा नहीं जुड़ना है, ताकि बहुत सारी रूमर्स है और भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, उनसे मैं दूर रही सर। और जैसे कि मुझे नेचुरली घर में ही पढ़ाई का एक माहौल मिल गया था, तो सर वो भी ज़्यादा नहीं था कि मुझे दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है पढ़ाई में, तो घर पे एक माहौल था, तो मुझे वो भी ज़्यादा जो है फेस नहीं करना पड़ा, दूसरे डिस्ट्रैक्शन भी, क्योंकि घर में ही पूरा पढ़ाई का माहौल था। लेकिन परम जी वहीं एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि हम जब अक्सर मूवीज देखते हैं, 12th फेल आई, 12वीं फेल, जैसी कई मूवीज आई है, तो उसमें बताते हैं कि दोस्तों ने मदद की तब वो वहां तक पहुंचा। आपने मूवी अगर शायद देखी है, इस बारे में सुना होगा, तो आप कह रहे हैं, तो उस समय आपको क्या लगता है कि इस तरह की मूवीज कुछ योगदान देती है हमारी आने वाली जनरेशन को, या आप उसको तरह के टाइम पास के तौर पर देखते हैं? नहीं सर बिल्कुल ये टाइम पास नहीं है, और ये बहुत अच्छा संदेश देती है कि हमें जो सच्चे मित्र है या फ्रेंड सर्कल है वो एक बहुत अच्छे बनाए, तो हर जगह में फायदा करते हैं। और जिसमें इस मूवी में जैसे मोटिवेशन वगैरह दिया गया है कि बार बार रीस्टार्ट करना, कभी हार न मानने वाली जो हमारी टेंडेंसी रखना, तो ये सर एक युवा वर्ग को काफी अच्छा संदेश देती है कि परीक्षा और किसी भी फील्ड में सफलता असफलता तो चलती रहती है, लेकिन हार न मानने वाला जो हमारा एटीट्यूड होता है वो सर हमारे अंतिम सफलता का कारण बनता है। सफलता से बीच में ये आ रहा है कि उस मूवी में एक आता है कि बोर्ड जो होता है, जो इंटरव्यू ले रहा था, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट बताया गया उसमें, ठीक है? मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा कि आपका बोर्ड जो था इंटरव्यू के दरमियान वो कैसा था? स्ट्रिक्ट था, नॉर्मल था, लीनियंट था, कैसा था? सर मेरा इंटरव्यू बोर्ड में पहले से मतलब जैसे हम 6-7 का ग्रुप वहाँ पे बैठा हुआ, तो बात चल रही थी कि स्ट्रिक्ट बोर्ड हो सकता है और थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। तो सर मैं शुरुआत में जब गया तो शुरुआत में मुझे थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे थे बीएससी के और उस बैकग्राउंड से, लेकिन धीरे धीरे उनका जवाब दिया और धीरे धीर फिर सर भी सेटिस्फाइड हुए। तो थोड़ा सा नॉर्मल वातावरण रख के, बिल्कुल ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि हतोत्साहित करे, या बिल्कुल मुझे प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने अंत तक सर सकारात्मक माहौल रखा। मैम मैं आपका जानना चाहूंगा, आपका बोर्ड कैसा रहा? जी सर, मेरा बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था और काफ़ी अनुकूल क्वेश्चंस थे, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे और हॉबी से रिलेटेड थे, और जो मेरे बैकग्राउंड था, साइंस बैकग्राउंड था, और एमएससी चूँकि मैंने केमिस्ट्री में की हुई है, तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे थे, जो कि मैंने सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ था, तो सर वो काफ़ी हेल्प मिली। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दे पाई, तो उसमें मैंने सॉरी बोल दिया और उन्हें कहा कि मैं और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूँगी। तो सर इस तरह से काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा था। मैं जाना क्वेश्चंस की बात हुई, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड के दरमियान आया जो यार एक्सपेक्टेशन नहीं था, नहीं यार ये पूछ लिया, इसमें क्या ही आंसर देंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको जी याद? सर, जो चेयरमैन बोर्ड के चेयरमैन सर थे, उन्होंने कोई लोकल लैंग्वेज का उनके रीजन में तो चल रहा होगा, जो एक सामाजिक जैसे हम कहते हैं भगवान के प्रसाद या जो चूरमा होता है, तो उन्होंने उनके वहाँ पे जो जो प्रचलित शब्द वो बोला था, और वो मैं सर समझ नहीं पाया था, तो फिर मैंने माफी मांगी और उन्होंने फिर हंसते हुए बिल्कुल सकारात्मक रूप से मुझे समझाया कि इसका अर्थ ये होता है और आपकी तरफ भी ये इस तरीके का चल रहा होगा, तो आप और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो मैंने थैंक यू वेरी मच सर बोल के और उसको थोड़ा सा पॉजिटिव मैम आपके अंदर में आपको कोई सवाल याद रह गया हो कि बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है, एक्सपेक्टेड नहीं था और पूछ लिया, फिर भी आपको ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आप बताना चाहेंगे, कोई सवाल ऐसा जो वहां पूछा गया? सॉरी सर, मुझे अभी ऐसा कोई सवाल ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं परम जी आपसे ये जानना चाह रहा था कि अब एक अथाह सब्जेक्ट होता है, कई यूट्यूब पर वीडियोस चलते हैं, कई बहुत ये कवर करिए ये आए, तो उन सब में आपने अपने आप को कैसे एकदम रखा कि नहीं मैं जो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ उसी पर चलना है, इसको नहीं रखना? बिकॉज आप कितना भी अपना सर्कल क्लोज रख लीजिए, सिस्टर ब्रदर्स की हेल्प ले लीजिए, फिर भी आप भी तो अपना खुद का चला, तो आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को एकदम पॉइंट फॉलो किया, उसके बारे में? जी सर, सर मैंने शुरुआत से एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और मेरा ये टारगेट रहता कि जैसे साप्ताहिक टेस्ट वगैरह होते तो उसे बस जो ऐसा मान के चलता कि
कि 7 दिन बाद एग्जाम है और ये जो सिलेबस टेस्ट में मुझे दिया हुआ उसे 100% पूरा करना है। तो 7 दिन में मैं 2-3 टुकड़ों में उसे बांट के 2 से 3 बार उसी जो टॉपिक्स थे उनको रिवाइज करके टेस्ट दे देता और फिर नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कर देता। तो इससे सर जो स्टेप बाय स्टेप पूरे सिलेबस की तैयारी हो गई और लास्ट टाइम में जैसे एग्जाम से जस्ट पहले थे तो पूरा सिलेबस भी 3-4 बार कवर हो गया। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेप बाय स्टेप माइक्रो प्लानिंग की, जैसे कोई सब्जेक्ट है उसे मुझे 15 दिन में पूरा करना है, तो 15 दिन में मैं सप्ताह में कितना करूं, सप्ताह में भी फिर एक दिन में मैं कितना उसका जो पोर्शन है वो कवर करूं। और एक दिन में भी सर मैं इतनी प्लानिंग कर देता था कि जैसे 3 सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं तो 3 अलग अलग स्लॉट में मुझे कितना कितना करना है। तो इस तरह की जो प्लानिंग थी उससे टारगेट हमेशा पूरे हो जाते थे मेरे। तो सर मुझे लगा ये काफी फायदेमंद रहा। मैम आपको आपकी क्या स्टडी हुई? जी सर, बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे 7 दिन में, तो फिर उस सब्जेक्ट को डिवाइड करके हर दिन के टॉपिक्स हम लेते थे और उसको रात में मैं इवैल्यूएट करती थी कि कितना कवर हो पाया है, क्या क्या बाकी रह गया है, तो नेक्स्ट डे मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करती थी। मैम जी मैं जानना चाह रहा हूँ, अब धीरे धीरे जैसे एग्जाम न्यूज आती है, पेपर लीक की न्यूज आई, बहुत सी ऐसी न्यूज आती है जिसमें हतोत्साहित और सो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स के लिए जो पास हो रहे हैं वो भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो आपके पिता की क्या स्थिति थी जब ऐसी कोई न्यूज आती थी, आपसे बातचीत होती थी, तो आपके पिता का क्या रवैया रहा इस पूरे यात्रा के दरमियान, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी सर, फादर साहब का बहुत इसमें सकारात्मक योगदान रहा, क्योंकि जनरली ऐसी जब भी न्यूज आती है तो मन एकदम भारी हो जाता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए या कहीं हमारा हो ना हो। तो पापा का शुरुआत से यही रहता है कि वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके यही कहते हैं ये सब अफवाह है और बातें तो यही रह जाएंगी और हम इन अफवाहों के अंदर अगर घुस गए तो हम पीछे रह जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सकारात्मक चीजें है। और कभी कभी ऐसी न्यूज आ जाती है तो वो हमें छुपाने की भी कोशिश करते हैं और बस यही सलाह देते कि इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देना और बस अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहो। और बस ये हमें महसूस करवाते रहते हैं कि आप लोगों में इतना पोटेंशियल है कि अगर कुछ विसंगतियां भी है तो उनको पार करके भी आप उनसे काफी आगे हो। तो सर उससे काफी फायदा है। परम जी और मैम मैं आपसे ये जानना चाहता था जी कि अक्सर है ना इस सिस्टम से कहीं ना कहीं लोगों का, जब हम जनरल लोगों के बीच जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगातार घोटाले, भर्ती पेपर लीक की वजह से विश्वास उठता जा रहा है। अब आप उस सिस्टम का भी एक हिस्सा है, आरएस और क्लियर आपने क्लियर एग्जाम करने के बाद सर, तो आप क्या सजेशंस देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि फ्यूचर में आप भी उसी के हिस्से में पॉलिसी मेकर्स में भी रहेंगे, तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे जो उड़ा हुआ जो ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है, उसे वापस लाने में, अपनी सोर्स को और बेहतर करने में क्या कर सकते हैं मैम, आप अगर कुछ सजेशंस दें। जी सर। जो विसंगतियाँ है उसको लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है और सर मैं भी अगर इस सिस्टम का हिस्सा बनती हूँ का सौभाग्य मिलता है सिस्टम का हिस्सा बनने में, तो सर मैं भी अपनी पूरी निष्ठा के साथ इससे जुड़ूंगी और सर जो भी समस्याएं है, बाधाएं है, सर उनका समाधान करने का प्रयास करूंगी। और सर जो वरिष्ठ अधिकारी है, मार्गदर्शक है, उनसे मार्गदर्शन लेके और उनके अनुभवों का सर उनके अनुभवों की जो जानकारी है उसको सर यूज में लेके मैं और इसमें सकारात्मक प्रयास करूंगी। परम जी आप कोई सुझाव देना चाहे अगर इसको बेहतर करने के लिए? जी सर, सुझाव तो ये है कि अगर सरकार की तरफ से देखें तो जैसे कानून वगैरह भी बने हैं पेपर लीक को रोकने के लिए, उन्होंने बिल्कुल सख्त तरीके से जैसे सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है। और आरपीएससी में भी सर लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। जैसे इंटरव्यू में हमारे जो इंटरव्यू बोर्ड 3 बने थे तो उनमें पहले से कोई तय नहीं होता कौन किस इंटरव्यू में जाएगा। मेंस के पेपर है तो उसमें भी सर ऐसा भी बताया जा रहा है, न्यूज में भी आया था कि पूरी एक अलग से स्पेशल टीम बनाई गई है जो पूरी सख्ती से पेपर तैयार करने के ऊपर उनका फोकस रहता है ताकि लीक ना हो। तो सर इन्हीं तरीकों को अगर आगे और सख्ती से लागू किया जाए तो सर ये सारी विसंगतियां दूर हो जाएगी और एक आदर्श स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। बस अंत में आपसे ये जानना चाहिए, जो छात्र आपको देख रहे हैं, छात्राएं देख रही है, वो अगर फेलियर आ रहा है, प्रोसेस के गोइंग में थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो इस निराशा के शब्द को अपने जीवन से हटाकर कैसे आप दोनों को आइडियल मानते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, उसको लेकर अगर कुछ बताना चाहें। सर मैं अपने सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा कि डिमोटिवेट होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये बस एक एग्जाम रहता है और इसमें सिलेक्शन होना या ना होना ये आपके जीवन का कोई बड़ा निर्णय नहीं होता। बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे बिजनेस में जाते हैं, बहुत सारे युवा राजनीति में जाते हैं, बहुत सारे अदर एग्जाम्स को भी जाते हैं और उसमें क्लियर भी करते हैं। तो बस एक किसी रिजल्ट को लेके हमें ज्यादा निराश नहीं होना है। और यदि वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन हमने अगर बनाया हुआ है तो एक दिन पहले या एक सेकंड पहले का भी जो मोमेंट है जो हमें आगे डिस्टर्ब कर सकता है या आगे कोई फायदा नहीं कर रहा, तो उसके बारे में ना सोचते हुए पुनः से नया स्टार्ट लेना सर ज्यादा सही रहता है।
मैम आप अगर कोई संदेश दें। जी सर, मैं यही कहूंगी कि फेलियर से हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है। हमें लगातार अपने प्रयास जारी रखने हैं और पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करने हैं। और अगर हम जितना हार्ड वर्क करेंगे तो हम जो हमारा हार्ड लक है उसको भी बीट कर सकते हैं और हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें किसी भी फील्ड में डिमोटिवेट नहीं होना है, आशावादी बने रहना है। तो ये थे हमारे साथ सेजल जी और परम जी, जिन्होंने RS 2023 क्लियर किया, अपने अनुभव को साझा किया, इस यात्रा में जो उतार चढ़ाव है उन्हें बताए। बस अपने राम इतना कहेंगे कि ये यात्रा आपकी है, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य को याद रखिए और इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए। शुक्रिया।